एक ओंकार सतनाम कर्तापुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover question number 10th exercise 10.5. So in this question a statement is given to you. Two circles are to be drawn taking two sides of a triangle as diameter. मीन्स मैंने दो साइड्स को डायामीटर ले लिया, एक मैंने ए बी साइड को डायामीटर लिया एंड दूसरी बारी मैंने डायामीटर लिया ए सी को। मीन्स अब मैंने डायामीटर ले लिया ए सी को, तो आपको प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। मीन्स क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल पहले दिया हुआ, बेसिकली पहले ट्रायंगल दिया, तो आपने ट्रायंगल की एक साइड को पहले एक साइड को लेके डायामीटर लेके सर्कल बनाया। जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, सबसे पहले ट्रायंगल दे रखा है, आपने क्या करा, पहले आपने फर्स्ट साइड को डायामीटर मानना, ए बी को डायामीटर मानना, फिर आपने डायामीटर मानना ए सी को। मीन्स आपने करा क्या, पहले आपने एक साइड को डायामीटर बना के मीन्स ए बी को डायामीटर बनाया माना और सर्कल बना दिया। अब आप ए सी को डायामीटर मानेंगे और सर्कल बना देंगे। सो पहले ए बी को मैंने डायामीटर मान के सर्कल बना दिया, अब ए सी को डायामीटर मानूंगा और सर्कल बना दूंगा। आपको प्रूव करना है कि ये जो दो सर्कल बने हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड लाइन पे लाई करता है। मीन्स हमारी बी सी पे लाई करता है, ये प्रूव करना। तो आपने क्वेश्चन में पहले ए बी को डायामीटर मान के सर्कल बनाया, फिर ए सी को डायामीटर मान के सर्कल बनाया। मीन्स ये भी डायामीटर मानना हमने, ये पहले सर्कल का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको मान लिया डायामीटर सेकेंड सर्कल का। और वो कह रहे हैं तो अगर ऐसा होगा तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड लाइन पे लाई करेगा। मींस आपको प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी, ये दो सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, देखो। तो आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट बी सी। टू प्रूव पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट बी सी। आपको प्रूव करना है कि पी इस बी सी पे लाई करता है। तो अगर आप बी सी को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर देना बी पी सी को, यानी बी पी सी को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दें, तो आपका प्रूफ हो गया। मीन्स आपको प्रूफ ही ये करना है कि पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट बी सी। मीन्स वो पी तभी लाइन सेगमेंट पी सी पे बी सी पे लाई करेगा अगर ये बी पी सी स्ट्रेट लाइन होगी। आपको प्रूफ क्या करना है, पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट बी सी। मीन्स अगर आप बी पी सी को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दें तो ये आपकी चीज़ प्रूफ हो जाएगी। अभी कैसे होने वाली ध्यान से देखना। मैंने ए और पी को ज्वाइन करा बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये ए बी डायामीटर है, डायामीटर के एंड से कौन सा एंगल बन रहा है, डायामीटर के एंड से, ये डायामीटर ए बी है, ए बी से ये लाइन जा रही है, बी से ये लाइन जा रही है, ए से ये लाइन जा रही है, बी से ये लाइन जा रही है। तो एंगल फॉर्म्ड बाय डायामीटर इज ऑफ 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, डायामीटर ए बी है, ए बी से कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी से एंगल बन रहा है ए पी बी, तो वो 90 होगा। एंगल फॉर्म्ड बाय डायामीटर ए बी इज ए पी बी, ए बी, तो ए बी से ए पी बी बना, तो हमने वही रीज़न लिख देना, एंगल फॉर्म बाय डायामीटर इज ऑफ 90। फिर डायामीटर ए सी है ना, ये ए सी डायामीटर है, ए सी। ए सी से कौन सा एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए सी से एंगल बन रहा है ए सी से एंगल बन रहा है ए पी सी। तो ये हम कह सकते हैं ए पी सी इज ऑफ 90 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल फॉर्म बाय डायामीटर इज ऑफ 90 डिग्री। मैंने क्या करा, एडिंग फर्स्ट एंड 1 एंड 2, मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2। तो मेरे पास क्या हो गया, ए पी बी प्लस ए पी सी 90 प्लस 90
ए पी बी प्लस ए पी सी 180। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, ए पी बी एंड ए पी सी को जब ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बन रहा है, बी पी सी। बी पी सी 180 आ गया। ये पूरी स्ट्रेट मीन्स अगर कोई भी एंगल स्ट्रेट लाइन तब होती है जब उसका एंगल क्या हो, 180। बी पी सी 180 आ गया तो दिस इम्प्लाइज, ये बी पी सी 180 आया ना, दिस इम्प्लाइज बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, बी पी सी 180 है तो हम क्या कह सकते हैं, बी पी सी को ज्वाइन करने वाली जौन सी लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। और हमारा जो प्रूफ करना था हो गया। अगर बी पी सी यानी बी पी सी को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बन रही है तो हम कह सकते हैं पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट बी सी। हमने क्या करना था, पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट बी सी। तो अगर हमारा बी पी सी को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो गया, क्योंकि ये एंगल क्या आया बी पी सी वाला 180, तो 180 हमेशा क्या होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम कह सकते हैं बी पी सी को, बी पी और सी पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10th खत्म हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11th करवाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा 11th क्वेश्चन। 11th question exercise 10.5 10.5 11 question. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. मीन्स आपको बोला गया है AC एक कॉमन हाइपोटेन्यूस है, ABC एंड ADC, ABC and ACD, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। दोनों का देखो कॉमन हाइपोटेन्यूज है। उन्होंने बोला हुआ है कि ए बी सी डायग्राम दी नहीं, बनाई है आपने, कैसे बनाई है जरा ध्यान से देखिएगा। आपको बोल रहे हैं एक ए बी सी ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज ए सी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। और आपके पास दूसरा कौन सा राइट ट्राइंगल है, मीन्स ए डी सी, उसका भी हाइपोटेन्यूज ए सी है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है ए सी। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी। आपको ये प्रूफ करना है, सी ए डी कैड इज इक्वल टू सी बी डी, सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी। आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ ध्यान से देखिए। अब आप प्रूफ को ध्यान से देखना। आपको प्रूफ क्या करना है, सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी। ठीक है। अब आपको ये हाइपोटेन्यूज दिया है ए सी ए बी सी का भी और ए सी ए बी डी का भी, ए सी ए बी सी का भी और ए सी ए डी सी का भी हाइपोटेन्यूज दिया। इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज के सामने वाली एंगल क्या होता है, 90। अच्छा अब ये 90 आ गया। अच्छा अब जब दो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो आप पता क्या कह सकते हैं, ये फिगर क्या होगी आपकी, ये फिगर होगी साइक्लिक। आप पता क्या करेंगे, मीन्स आप दिस इम्प्लाइज यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपके लिए दोबारा से इधर थोड़ी सी इधर इस तरफ फिगर बना रहा हूँ। आपको कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी दिया हुआ, ए बी सी ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज ए सी है, और ए सी डी ट्राइंगल है, उसका भी हाइपोटेन्यूज ए सी है। अच्छा अब हाइपोटेन्यूज के सामने वाली एंगल 90 होते हैं, ये हाइपोटेन्यूज के सामने ये भी 90, ये भी 90। तो अब दिस इम्प्लाइज जब ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो हम क्या कहते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। देखिए b प्लस डी 180 है, तो मैं दिस इम्प्लाइज जब लिखूंगा ना, दिस इम्प्लाइज के ऊपर क्या लिखूंगा, क्योंकि एंगल b प्लस एंगल d 180 है तो मेरा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो गया मतलब मैं इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स मैं इसी फिगर को सर्कल के आसपास ढक सकता हूँ। क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कहा जा सकता है, क्योंकि b प्लस डी क्या आ रहा है, 90 प्लस 90 180, तो मैं इसको साइक्लिक कह सकता हूँ। साइक्लिक मीन्स इसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करेंगे। तो मैंने इसी फिगर को यहाँ पे अब ऐसे बना दिया। दिस इम्प्लाइज के ऊपर ये ऐसे लिखना पड़ेगा,
ए बी सी एंड डी। आपको टू प्रूव क्या करना है, सी ए डी कैड इज इक्वल टू सी बी डी, सी ए डी कैड इज इक्वल टू सी बी डी, इसलिए मैंने बी डी को ज्वाइन करा, ये बहुत इजीली प्रूफ हो गया। अच्छा, सी ए डी कैड, कैड वाली चुंज कहाँ से बन रही है, ये चुंज सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे बन रही है, ये चुंज सरकमफ्रेंस के ऊपर बन रही है, कहाँ से बन रही है, सी एंड डी से बन रही है चुंज। और सी बी डी नाम की चुंज भी कहाँ से बन रही है, सी डी से बन रही है, बन कहाँ पे रही है, सरकमफ्रेंस पे बन रही है, सरकमफ्रेंस पे बन रही है, बन भी कहाँ से रही है, सी एंड डी से। तो मैं क्या कह सकता हूँ अब प्रूफ में, मैं कह सकता हूँ सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी। रीज़न क्या है, एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, सी ए डी कैड, ये चुंज कहाँ से बन रही है, सी डी से। सी बी डी कहाँ पे बन रही, सरकमफ्रेंस पे, कहाँ से बन रही है, सी डी से। तो हम कह सकते हैं एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर आप ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे, खास करके ऐसे दिस इम्प्लाइज और ऊपर ये नहीं लिखेंगे, तो फिर हमारा ये गलत हो जाएगा। आपको इसके ऊपर दिस इम्प्लाइज के ऊपर ये लिखना पड़ेगा एज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। सो दिस इम्प्लाइज, ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी दिस इम्प्लाइज के ऊपर, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद यानी दिस इम्प्लाइज के ऊपर आप पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री वी कैन से ए बी सी डी इज साइक्लिक। ये नीचे लिखना पड़ेगा इसके, दिस इम्प्लाइज के ऊपर ये और दिस इम्प्लाइज के नीचे जो लाइन मैंने बोली है वो लिखनी पड़ेगी। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया, 11th क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये 11th क्वेश्चन था। अब मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सो 12th क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। 12th क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है साइक्लिक, 12th क्वेश्चन में प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। अच्छा ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम है, साथ में क्या दिया हुआ है, साइक्लिक है। पैरेललोग्राम वो होती है जिसके ऑपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स ये पैरेललोग्राम है और मेरे को ये पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है, साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स इसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे टच कर रहे हैं, सर्कल पे, मीन्स चारों वर्टिसेस सर्कल पे टच कर रहे हैं। तो ये मेरे पास साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो अब मेरे को साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल रहा है, तो मेरे को प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल भी होगा हमेशा। साइक्लिक पैरेललोग्राम विल बी अ रेक्टेंगल। तो ये पैरेललोग्राम है, साथ में साइक्लिक है। साइक्लिक मीन्स चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए किसके इक्वल होगा, सी के। रीज़न क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए सी के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस चीज़ से हम कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस सी 180 होगा। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral are supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. तो अब हम क्या कह सकते हैं, ए सी के इक्वल है, तो हम इसी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी, और इसकी जगह पे सी ही लिखेंगे। इज इक्वल टू 180, टू एंगल सी 180 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे मेरे पास एंगल सी किसके इक्वल आ गया, 180/2, दैट इज़ 90। क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। सो इससे आपकी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है 10.5।